हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था सॉलिड स्टेट। उससे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने कितना क्या क्या पढ़ लिया है कि हमने पढ़ा था सॉलिड क्या होता है, वो तो पहले से आप जानते थे। उसके बाद सॉलिड का टाइप देखा था। उसके बाद फिर सॉलिड में जो टाइप आया था कौन कौन, एक क्रिस्टलाइन है, दूसरा एमॉर्फस। फिर क्रिस्टलाइन को हम लोगों ने डिवाइड किया था, 4 टाइप आया था। फिर यूनिट सेल देखा था, लैटिस देखा था, लैटिस पॉइंट देखा था, ये सब हम लोगों ने देख चुके थे। उसके बाद एक सम इन्फॉर्मेशन कुछ दिया था क्यूब के बारे में कि क्यूब क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्यों ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको बता रहे हैं। तो यूनिट सेल हम लोग देखा था। तो यूनिट सेल में क्या क्या होता है, वो बार बार रिपीट होता है और रिपीट होकर क्या करता है, इंटायर स्ट्रक्चर को जनरेट करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था ब्रिक्स इन द वॉल में जो ब्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसी यूनिट सेल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो देखो वो बार बार रिपीट होते होते पूरा घर तैयार कर देता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेल को हम लोग कैरेक्टराइज करने के लिए 2 चीज़ लिए थे, क्या क्या, एक एज लेंथ है और दूसरा इंटरफेशियल एंगल है। इससे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ओके, इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसका ब्रॉडली 2 भाग में हम इसको बांटते हैं। एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें प्रिमिटिव में लैटिस पॉइंट जो होगा, लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर। कहाँ होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कहाँ पे होगा, सिर्फ कॉर्नर पे होगा। लेकिन वहीं हम इनकी बात करें नॉन प्रिमिटिव का, तो इसमें जो होगा लैटिस पॉइंट बोथ एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। नॉन प्रिमिटिव में लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ साथ सेंटर पे भी होंगे। जबकि प्रिमिटिव में कहाँ होगा, सिर्फ कॉर्नर पे होगा। तो दोनों में एक चीज़ की बात समझ में आ रहा है कि कॉर्नर तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये सेंटर क्रिएट कर रहा है। तो प्रिमिटिव में सिर्फ कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे, और नॉन प्रिमिटिव में कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही, साथ साथ उसके सेंटर पे भी होगा। अब कौन सा सेंटर पे होगा वो हम आप बता रहे हैं, तो जल्दी से नोट करो, फिर इन दोनों को देखते हैं। चलिए आजा। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रिमिटिव यूनिट सेल की। और नोट्स अच्छा से बनाओगे सब लोग। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको एक और नाम से जानते हैं, also call सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन शॉर्ट SC, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया है कि इसमें जो लैटिस पॉइंट होगा कहाँ पे होगा, ओनली एट कॉर्नर पे होगा। यानी यहां जो दिख रहा है यही क्या है, लैटिस पॉइंट है। तो देखो इसमें कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ कॉर्नर पे हो रहा है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर अगला बता रहे हैं।
ओके, चलिए दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव। दूसरा क्या है, नॉन प्रिमिटिव। इसमें क्या बताए थे कि इसमें आपको लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होगा, लैटिस पॉइंट बोथ एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर, यही है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होगा, आपको कॉर्नर पे तो होगा ही, साथ साथ कहाँ होगा, आपको उसके सेंटर पे भी होगा। अब इसमें हमें 3 टाइप मिलते हैं। इसका जो टाइप्स है, सबसे पहला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन शॉर्ट BCC। ठीक है, इसमें देखो, इसको याद रखने का, ध्यान करने का क्या तरीका है, दोनों में प्रिमिटिव हो या फिर नॉन प्रिमिटिव हो, दोनों में एक बात कॉमन है कि कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे तो इसमें भी होगा। डिफरेंस क्या होगा, उसके नाम के हिसाब से चलना है हमको। उसके बाकी कहाँ पे होंगे, तो देखो बॉडी सेंटर्ड मतलब इसके कॉर्नर पे भी होगा, साथ ही साथ इसके बॉडी सेंटर पे भी होगा। ठीक है, इसमें कहाँ होगा, लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। ठीक है, क्या इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, देखो अब कैसा होगा। यही है, तो इसमें कहाँ, कॉर्नर पे तो होंगे ही, और साथ ही साथ बॉडी सेंटर, यानी इसके बॉडी का सेंटर कहाँ है, एक बॉडी सेंटर की संख्या कितनी होती है, 1, यानी ये हो गया बॉडी सेंटर। अब जो हम पढ़ा रहे हैं सबको एकदम ध्यान से करोगे, क्योंकि अब इन सब चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ मिला आपको, कॉर्नर पे, साथ साथ उसके बॉडी सेंटर पे। देखो यहाँ पे भी है और कॉर्नर पे भी है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, दूसरा है इसमें फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे FCC। इसमें बता दो, आप तुम लोग समझ गए होगे कहाँ कहाँ होगा, हाँ कॉर्नर पे होगा और फेस सेंटर पे होगा, और कहाँ होगा, फेस सेंटर पे भी होगा। ठीक है, तो फेस सेंटर कहाँ पे होते हैं जानते हैं, फेस के सेंटर कितने होते हैं, फेस बोलो कितना होता है, 6 होता है। तो कहाँ कहाँ होगा, एक फेस यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा इसके पीछे, छठा ये सामने वाला। तो ये क्या हो गया, ये सब क्या है, फेस सेंटर। ठीक है, तो फेस सेंटर में कहाँ कहाँ मिल गया आपको, लैटिस पॉइंट, उसके कॉर्नर पे तो कंफर्म है कि कॉर्नर पे होगा ही, साथ साथ कहाँ पे होगा, फेस सेंटर पे भी होगा। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। एंड द थर्ड वन है एज सेंटर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, इसके नाम के हिसाब से नहीं गया है, ये एज के सेंटर पे नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, एज सेंटर्ड में, ये ऐसे हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, लेकिन सिर्फ जान लेते हैं हम लोग एज सेंटर के बारे में। इसमें भी एक चीज़ तो कॉमन है, कहाँ होगा, कॉर्नर पे होगा ही, साथ ही साथ एनी 2 अपोजिट फेसेस पे होगा, एज वेल एज एनी 2 अपोजिट फेसेस। ठीक है, मतलब कैसे होगा, देखो
ये हो गया। तो इसमें कॉर्नर पे तो होगा ही, और एनी टू अपोजिट फेसेस। तो मान लो ये है, इसके अपोजिट यानी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी होगा, या यहाँ पर अगर लोगे तो इसके अपोजिट होगा, ठीक है। इसके नीचे वाले लोगे तो इसके ऊपर वाले में होगा, ठीक है। यानी किसी दो अपोजिट फेस पे होगा और कॉर्नर पे होगा, तो उस तरह के क्यूबिक यूनिट सेल को क्या कहेंगे? एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। तो इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ उन तीनों के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और तीसरा एफ सेंटर्ड। तो देखो तीनों में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब लगा हुआ है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी क्यूब, फिर फेस सेंटर्ड क्यूब यानी ये जो यूनिट सेल है किस शेप का है? क्यूब शेप का है। इसलिए हमने लास्ट क्लास में आपको क्यूब के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि जिनके बारे में हमें पढ़ना है उनके बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्यूब तो नहीं है, ये क्यूबॉइड है। क्यूब में क्या होगा? तीनों एज लेंथ ए, बी एंड सी वो क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा ए बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं इसको क्यूब है। इसमें क्या क्या हमने बताया था आपको? देखो पहला, इसमें कॉर्नर कितना हो गया? आप अपने क्लास जहाँ बैठे हुए हो अपने रूम को क्या मान लेना है? क्यूब मान लेना है, ठीक है। हम इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप हैं नहीं। देखिए तो कॉर्नर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर। उसके बाद फेस देखो 1 2 3 4 5 6 फिक्स हो गया। एज देखो 1 ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने फेस हो गए? एज कितने हो गए? 12 हो गए। आप तुम अपने रूम में देखोगे तो चारों इस तरफ से, चार इस तरफ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो आप देख सकते हो चार, यानी चारों आपको क्या करना है? चारों जगह, सभी जगह पे जाना है। और देखो फिर से मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो इसको लेना है 1 2 3 4 इधर 5 6 7 8 इधर ले लो, अब 9 10 11 और 12। तो ये आपको एज लेंथ कितने हो गए? 12 हो गए। फेस कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसी तरह से सेंटर की बात करेंगे तो ये फेस है, इसका सेंटर कितना होगा? एक ही होगा ना, तो एक ही होगा तो फेस सेंटर भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एज कितना है? यही है एज, कितना है? 12। इसका सेंटर क्या होगा? एक ही होगा, तो 12 एज है तो सेंटर भी कितने होंगे? ए सेंटर 12 सेंटर होंगे, ओके। उसके बाद फेस डायगोनल, फेस डायगोनल देखो तो यह फेस है, इसका डायगोनल मतलब इधर से चलो ऐसे, तो कितना हुआ? 1 इधर से 2, तो एक फेस पे कितने डायगोनल है? 2 डायगोनल है। तो फेस की संख्या कितनी है? 6, 6 दूना 12, तो 12 फेस डायगोनल हो गए। बॉडी डायगोनल, अब देखो यहां से लो इस कोना से और अंदर से बॉडी के अंदर जाओ इधर 1, उसके बाद यहां हुआ, उसके बाद इससे ले लो इधर जाओ इधर, फिर इस तरह से इधर जाओ और इससे इधर जाओ, कितने हो गए? 4 हो गए। तो बॉडी डायगोनल कितना हो गया? 4 हो गया। बॉडी सेंटर, इसका सेंटर कितना होगा? इसके अंदर में एक ही होगा तो बॉडी सेंटर 1 हो गया। तो इसलिए हमने आपको क्यूब के बारे में हमें जानकारी इसलिए ली थी क्योंकि हमारा जो यूनिट सेल है वो किस शेप का है? क्यूब शेप का है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। चलो अब हेडिंग डालो ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस ये क्या है? तो लैटिस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? 3D स्पेस में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? लैटिस मिलता है। अब उसी लैटिस पॉइंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो लिखोगे वेज इन विच लैटिस points can be
arranged, can be arranged in three-dimensional space is called Bravais lattice. ओके, इसकी संख्या है, हम कितने तरीके से कहते सकते हैं, तो उतने उसमें है, उस यानी उसको क्या बोल लेते हैं, ब्रेविस लैटिस, यानी नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस की संख्या है वो है 14. कितना? 14 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैटिस पॉइंट को थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको. ओके, आ जाओ. अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. Types of crystal system on the basis of symmetry. तो इनकी संख्या है 7 इन नंबर, यानी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम कितना है, 7 है. उन 7 को हम लोग देखते हैं. चलो, तो नेम ऑफ सिस्टम, उसके बाद एज इज, उसके बाद एंगल एंड देन ब्रेविस लैटिस. ओके, आ जा. तो सबसे पहला है क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक. क्यूबिक है तो इसमें एज जो होंगे वो सभी बराबर होंगे. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. एंगल 90 डिग्री होगा और इसमें तीनों टाइप का ब्रेविस लैटिस मिलेगा, एससी, बीसीसी और एफसीसी. ओके, दूसरा है टेट्रा गोनल. ठीक है, इसमें ए और बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा. एंगल इसमें भी तीनों 90 डिग्री के बराबर, अल्फा बीटा और बराबर होंगे तीनों, और होंगे 90 के बराबर. इसमें ब्रेविस लैटिस सिर्फ 2 बनेंगे, एससी और बीसीसी. ठीक है, तीसरा है हमारे पास ऑर्थो गोनल. ठीक है, इसका इसमें बात करें तो एज लेंथ तीनों ही कोई भी बराबर नहीं होगा और एंगल इसकी भी अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर होंगी और वो 90 डिग्री होंगी. इसमें ब्रेविस लैटिस एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी चारों मिलेंगे. तो आपसे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा ब्रेविस लैटिस किसका होता है, तो किसका होता है, ऑर्थोगोनल का होता है. ठीक है, यहाँ तक नोट करो जल्दी से. कर लिए. चौथा है आपको रोम्बोहेड्रल. ठीक है, यहाँ पे एज लेंथ फिर तीनों बराबर होंगे, ए बी और सी बराबर हो जाएगा. एंगल अल्फा, बीटा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पे आपको सिर्फ एससी टाइप का ब्रेविस लैटिस मिलेगा. फिफ्थ की बात करें हेक्सा गोनल. इसमें फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी. इसमें अल्फा और बीटा बराबर होगा और वो होगा 90 डिग्री के बराबर और गामा होगा 120 डिग्री के बराबर.
इसमें भी आपको सिर्फ एक टाइप का ब्रेवियस लैटिस मिलेगा SC। और पांचवा हो गया। छठा हम कहाँ लिखे? ऊपर लिखे। अब कहाँ पे लिखे? ऊपर लिखते हैं। ठीक है, छठा में हो जाएगा मोनोक्लिनिक। इसमें भी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C और अल्फा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें आपको दो तरह के ब्रेवियस लैटिस मिलेंगे SC और ECC। ठीक है, एंड द लास्ट वन 7th ट्राइक्लिनिक। इसका भी तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होगा। एंगल की बात करें तो कोई भी बराबर नहीं होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा। और इसमें भी एक ही ब्रेवियस लैटिस मिलेगा, वो होगा SC। अब देखो, कभी कभी इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, इसलिए मैंने आपको लिखाया है। सबसे ज़्यादा आपको ब्रेवियस लैटिस कौन सा सिस्टम का मिल रहा है? ऑर्थोगोनल का। एक बात, अब इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो, स्टार्ट कहाँ से किया हमने? क्यूबिक से किया। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। देखो एज लेंथ को गौर करो, इधर तो थोड़ा फर्स्ट तीन जो है क्या है 90 डिग्री ही है, बाकी फिर थोड़ा चेंज हुआ है तीन को। इधर आ जाओ, देखो इसको आज का नाम करना एकदम आना है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, उसके बाद देखो A और B बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है। उसके बाद फिर ये तीनों कट गया, तीनों बराबर नहीं है। और फिर चौथा से फिर से जो ऊपर से था वही चीज़ रिपीट हुआ। जहाँ से रिपीट हो रहा है वो देखो किसका है? रोम्बोहेड्रल का। रिपीट भी R से और रोम्बोहेड्रल भी R से। एंड द लास्ट वाला तो सबसे आसान है, इसमें कोई भी बराबर नहीं है, एज लेंथ भी बराबर नहीं है और एंगल भी बराबर नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। ठीक है, हम जब एग्जाम दिए थे तो हमको ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, तो मेरे लिए आसान हो गया था कि ट्राइक्लिनिक में एज लेंथ के बारे दिया हुआ था और एंगल की बात किया था। तो ये था आपको क्रिस्टल सिस्टम। आप चाहो तो इसको याद रखने का तरीका मैंने जो बनाया हुआ है CTO रहमत करके मैंने बनाया है, CTO रहमत। अब यहाँ पे दो T आ जा रहे हैं, यहाँ पे भी है T है, यहाँ पे भी है, तो फिर हमने क्या किया? अल्फाबेटिकली यूज किया है। देखो यहाँ पे E से शुरू होता है, T के बाद दोनों का T, पहला वर्ड T है लेकिन उसके बाद यहाँ पे E है, यहाँ पे R है, इसलिए पहले टेट्रागोनल आएगा और देन दूसरा जो T है वो ट्राइक्लिनिक होगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो और कोई ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्रिस्टल सिस्टम, जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग यूनिट सेल का एनालिसिस करेंगे। ओके, चलो, तो हम लोगों ने यूनिट सेल का टाइप भी देख लिया। अब हेडिंग डालोगे एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SC। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, इसमें क्या होगा बता दो जल्दी से। इसमें हाँ, इसमें क्या होगा? लैटिस पॉइंट ओनली कहाँ पे होंगे? कॉर्नर पे होंगे। जैसे देखो ये हो गया 4 फ्रंट का। उसके बाद और ये 4 इसके पीछे का। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं।
ये जो आपको कॉर्नर पे जो गोल गोल दिख रहा है वो क्या है, वो क्यूब का सेंटर है, सेंटर ऑफ क्यूब। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, इसको क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए इसको पूरा को क्यूब को लेकर नहीं चले हैं, सिर्फ उसके सेंटर को लेकर चलते हैं। और इस तरह से हमें तब ताकि इसको एनालिसिस करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, चल आ जा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है, हमें पता करना है। आप समझते चलोगे नंबर ऑफ एटम्स या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बोलो इन ए यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में हमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होंगे। हम लोग मान के चल रहे हैं कि लैटिस पॉइंट की जगह पे अभी कौन है वहाँ पे, वो क्या बताता है किसको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। तो हम लोग मान के अभी लेके चल रहे हैं कि उस लैटिस पॉइंट पे कौन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एटम है। ठीक है, इसलिए हम लोग अब निकालने जा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ एटम्स। उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से करेंगे। कैसे निकालेंगे देखोगे ध्यान से, यही चीज सब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से। आइए, हम लोग जान रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक है और इसमें जो एटम है वो कहाँ पे है, सिर्फ कॉर्नर पे है। कहाँ पे है, सिर्फ कॉर्नर पे है। और लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि कॉर्नर वाला, ये वाला जो है या ये वाला ले लो, ये किसके साथ, कितना के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब शेयरिंग कर रहा है। ये कॉर्नर वाला कितने के साथ शेयरिंग कर रहा है, तो 8 से साथ कर रहा है, बताए थे। जैसे देखो इसी को देख लो, एक ये तो है ही, साथ में एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इसके इधर भी होगा, 4 इस लेयर पे हो गया और 4 इसके ऊपर हो गया। यानी ये वाला जो है 8 के साथ शेयर कर रहा है। तो इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बोलो, हाँ कितना, 1/8। ओके, इनटू कॉर्नर की संख्या कितनी है, अगर ये कितना किया, ये वाला किया 1/8, तो टोटल कितना है, 8 कॉर्नर है, तो 1/8 कर रहा है 1/8, तो 8 कितना करेगा, 1/8 इंटू 8 कितना हो गया, कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम जो होता है एक यूनिट सेल में कितना होता है, पर यूनिट सेल कितना है, 1 है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया, ओके। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर दूसरा बात बता रहे हैं। दूसरा है रिलेशन बिटवीन रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। अब इन दोनों में रिलेशन हमें फाइंड करना है, किसमें, एटॉमिक रेडियस में और एज लेंथ में। तो कैसे करोगे, देखो हमने देखा था अभी स्ट्रक्चर बनाया था, तो 4 एटम्स क्या थे, सामने सामने थे, और ये जो हमने अभी बनाया हुआ था ये क्या था, उसका सिर्फ सेंटर लेके चल रहे थे। तो हमको क्या करना है, 2 एटम को ले लेना है। ये है इसका सेंटर यहां और इसका सेंटर यहां। इन दोनों के सेंटर के बीच को ही क्या है, एज लेंथ के बराबर है। देखो वही इसका सेंटर ही लेके चल रहे थे ना उधर, तो यानी दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, क्या क्या कहेंगे, एज लेंथ। एज लेंथ क्या है, ए, और इसका रेडियस आर, इसका भी आर। तो क्या हो गया देखो, तो ए बराबर 2r, यानी r बराबर a/2। ये हो गया आपको सिंपल क्यूबिक में रिलेशन किसके बीच में, एटॉमिक रेडियस के और एज लेंथ के बीच में हो गया, a बराबर 2r या फिर r बराबर a/2। चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके, चल 2 हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड है
कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है? ये है नियरेस्ट नेबरिंग एटम। ये क्या है? नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो दूसरे को टच करता हो। नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स टच टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या करता हो? वो टच करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में हमें क्या पता करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। तो कैसे इसको पता करना, समझाने से पहले हम बात करते हैं, आपको समझा देखो क्या है, इसको ऐसे समझना है। जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हो और अपना हाथ चलाओ, तो आप अपने हाथ से जितना को टच करिए चारों तरफ, ऊपर में भी अगर है तो ऊपर को भी टच करो। तो मान लो सपोज दैट आपने इधर किया तो एक को टच किया, अगर इधर है कोई तब इधर है, अगर तीनों तरफ है तो तीन को टच किए। अब पीछे जब देखा तो पीछे में कोई नहीं है, वो बहुत दूर है, उसको आप टच नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन अगर तुम यहाँ पीछे वाले को भी टच कर जाते तो कितना हो जाता? 4 हो जाता। अगर आपके सर पे ही बैठा हुआ उसको भी टच करते तो कितना होता? 5। नीचे वाला अगर होता तो 6। यानी आप कितना को टच कर रहे हो अपने सबसे नज़दीक वाले को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ठीक है, इसमें कहाँ होगा? कॉर्नर पे होंगे सब। ठीक है, आजा हमें क्या पता करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम इसको लेके चल रहे हैं, ये वाले को देखो, तो इसको कौन टच करेगा? एक ये टच करेगा, एक ये वाला टच करेगा, उसके बाद एक ये वाला करेगा और ये एक ये करेगा। तो इस यूनिट से इसको कितने टच कर रहे हैं? 3 कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसके बगल में भी एक यूनिट सेल होगा, तो वो भी क्या करेगा? इसको टच करेगा। कितना हो गया? 4। इसके ऊपर भी होगा एक यूनिट सेल, जैसे इसके ऊपर, तो वो भी टच करेगा। तो कितना हो गया? 5। और एक यूनिट सेल इधर भी होगा, कितना हो गया? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी इस एटम को कितना है? 6 एटम टच कर रहा है। इसका मतलब इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आया कैसे किया? फिर देखो, इस एटम को हमने लिया रेफरेंस के तौर पे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। देखो तो इसको कितना टच कर रहा है? इस यूनिट सेल से 3 टच कर रहा है, एक ये कॉर्नर वाला, एक ये और एक ये वाला। उसके बाद इसके बगल में भी यूनिट सेल होगा, उसका एक एटम टच किया, इसके ऊपर वाला एक टच किया और इसके एक बगल वाला टच किया। कितना किया? 6 टच किया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। यानी सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या कितनी है? 6 है। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना मिला है? 1 मिला है। और रिलेशन एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में क्या आया है? A = 2R। तो जल्दी से नोट करो। चलिए चल, अब हेडिंग डालो चौथा, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फोर्थ है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग एक जनरल फार्मूला निकालेंगे, यानी SC, इसके बाद BCC और FCC का भी पढ़ेंगे, उन सब के लिए काम कर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है वो हम बताएंगे। पहले निकाल दो जनरल। इन जनरल हम निकाल रहे हैं, इन जनरल। तो डेंसिटी बराबर
क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ए क्यू। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल गया। अब बच गया है मास। तो यूनिट सेल में मास किसकी वजह से होगा, उस एटम की वजह से होगा। तो उस एटम का मास निकाल लें। तो देखो, तो हम लोग जानते हैं मोल कंसेप्ट में पढ़े थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर क्या होता था, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पे पार्टिकल की जगह पे कौन है, एटम है। तो हम क्या लिखेंगे, या नंबर ऑफ एटम्स। और इस केस में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से, बराबर मोल की जगह पे हमें क्या निकालना है, मास। तो मोल मास जब दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो देखो, तो यहां से मास निकल रहा है। देखो तो मास क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, जेड इंटू मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब मास भी निकल गया, वॉल्यूम भी मालूम हो गया, तो डेंसिटी नहीं निकल जाएगा। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास। मास की जगह पर देखो तो क्या है, जेड इंटू मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू नीचे में कौन है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यू। तो ये हो गया आपको यूनिट सेल का डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। क्या है, जेड इंटू मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यू। ए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ए क्या है, इज लेंथ है, और ये क्या है, एम मोलर मास है, और जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया। बात करें फॉर एससी के लिए, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक। तो एससी के लिए जेड का वैल्यू कितना है, 1, और ए बराबर क्या होता है, 2r। अब जाकर जैसी जरूरत होगी वैसा यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। एंड द लास्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। हो गया, लास्ट है पैकिंग फ्रैक्शन। हेडिंग डालोगे पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। फिफ्थ पॉइंट, पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ या पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, फिर इसके लिए भी हम लोग एक जनरल फॉर्मूला तैयार करेंगे। मतलब इसका कहना क्या मतलब है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि यूनिट सेल का कितना एरिया भरा हुआ है। ठीक है, क्या है पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कि यूनिट सेल का कितना एरिया भरा हुआ है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे इसी क्लास की बात करो तो आपको कहा जाए कि इस क्लास का आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे जितने भी हैं इस क्लास के अंदर में सबके वॉल्यूम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। लेकिन अगर ये सभी इसमें जितने भी चीज़ हैं सबका शेप एक ही ज्योमेट्री का हो, तब क्या करेंगे, एक का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको उसके संख्या से गुना कर देंगे और फिर उसके डिवाइड करेंगे किससे, इस क्लास के वॉल्यूम से। वही क्या दे देगा आपको, पैकिंग फ्रैक्शन दे देगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखो तो पहले पैकिंग फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन ऑफ पहले लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय
एटम्स, जो एटम है यूनिट सेल में वो कितना आपको वॉल्यूम जो है क्या करता है, कितना वॉल्यूम का फ्रैक्शन ऑक्युपाई करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन करते हैं। जैसे डिफिनेशन की हो गया, फार्मूला की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये है आपको इसका फार्मूला, ठीक है। अब तो पैकिंग फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो आपको यूनिट सेल में एटम कैसा है, स्फेरिकल है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। सभी एटम कैसा है, सेम साइज का है, सेम शेप का है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। और उसमें कितना एटम है वो हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको संख्या से गुना कर देंगे, यानी जेड से। ये हो गया कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, कौन, एटम। और नीचे में डिवाइड करना किसके, यूनिट सेल के वॉल्यूम से। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, ए क्यू। तो ये हो गया आपको पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फार्मूला, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, अब आजा, हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, SC पढ़ रहे हैं। तो SC के लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर SC Z बराबर 1। आप देखो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू निकालना है, ये Z का वैल्यू तो मालूम, यहाँ पर देखो R है, यहाँ पे A है, दोनों को एक ही टर्म में लेके आए, तो क्या हो जाएगा, A बराबर SC में A बराबर क्या है 2R, है ना। तो आप रखो वैल्यू वहाँ पे, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाय A की जगह रखो 2R। तो देखो तो क्या आ रहा है, 2R का पावर Q। तो देखो तो क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 आर क्यू से आर क्यू कट, 4 से 4 दूना कट, तो कितना हो गया π/6। तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन किसके टर्म में, पाई के टर्म में। अब इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.523। ठीक है, और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 52.3%, यानी सिंपल क्यूबिक में 52.3% क्या है, पैक्ड है। तो खाली कितना है, तो खाली को क्या बोलेंगे, वाइड बोलेंगे, परसेंटेज वाइड। खाली देखो क्या बोलेंगे, वाइड। तो परसेंटेज वाइड क्या हो जाएगा, 100 माइनस 52.3 कितना हो जाएगा, 47.7%। आपको क्या होगा, सॉरी, ये हो गया खाली जगह, ये हो गया भरी जगह। यानी सिंपल क्यूबिक में इतनी स्पेस भरी रहती है और इतनी स्पेस खाली रहती है। तो क्वेश्चन बनाने वक्त एकदम ध्यान से देखना कि पूछ क्या रहा है, वाइड पूछ रहा है या फिर पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था सिंपल क्यूबिक के बारे में, उसकी एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बाकी 2 बचे हैं, कौन कौन, BCC और FCC के एनालिसिस करेंगे, और फिर तब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।